डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एनसीईआरटी ने पेज नंबर 322 पर रिफ्लेक्स सेक्शन टॉपिक के नीचे एक इंपॉर्टेंट हेडिंग मेंशन किया है, दैट इज सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने में समय काफी कम लगता है, पर इस टॉपिक से आपके नीट एग्जाम में हर साल ऑन एन एवरेज 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इस टॉपिक को आप बहुत इत्मीनान से सुनेंगे। इस टॉपिक में आप मेरी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो बच्चों, इस टॉपिक को मैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ से आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। पहले आप ध्यान से सुन लें, बाद में हम एनसीईआरटी के उन सभी स्टेटमेंट्स को यहां से पढ़कर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, एनसीईआरटी ने ऐसी शुरुआत की है, हैव यू एवर थॉट, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, ध्यान सुने बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम में होने वाले बदलावों को आप किस तरह से महसूस कर पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर उस ऑब्जेक्ट के कलर को आखिर आप किस तरह से देख पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कोई भी आवाज आपको कैसे सुनाई देती है? और देखिए बच्चों, इतने सवाल पूछ लेने के बाद एनसीईआरटी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को अगले ही कुछ स्टेटमेंट्स में आपके सामने रखती है। एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सेंसरी रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। ध्यान सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि एनवायरमेंट में होने वाले सभी तरह के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, फिर एप्रोप्रिएट सिग्नल्स जनरेट करते हैं और इन सिग्नल्स को एफरेंट नर्व फाइबर की मदद से हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक ट्रांसमिट करते हैं और फिर वहां पर उन सभी सिग्नल्स का, वहां पर उन सभी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, उनका एनालिसिस होता है और इस तरह से एनवायरमेंट में होने वाले सभी चेंजेस को हम सेंस कर पाते हैं। तो बस कंक्लूसिव स्टेटमेंट इतना याद रखें बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले सभी चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, एप्रोप्रिएट सिग्नल्स जनरेट करते हैं और फिर इन सिग्नल्स को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक ट्रांसमिट करते हैं। एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के उन स्टेटमेंट्स को मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। एनसीईआरटी ने लिखा है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट? How do you see an object and its color? How do you hear a sound? और देखिए बच्चों, इन सभी सवालों का जवाब एनसीईआरटी अगले कुछ स्टेटमेंट्स में आपके सामने रख रही है, जैसे कि द सेंसरी ऑर्गन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट ऑल द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट and send appropriate signals to the central nervous system where all the inputs are processed and analyzed, and this is how you can sense changes in the environment. तो conclusive statement बस इतना याद रखें बच्चों, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होने वाले सभी तरह के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, एप्रोप्रिएट सिग्नल्स जनरेट करते हैं और फिर एफरेंट नर्व फाइबर की मदद से इन सिग्नल्स को हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक ट्रांसमिट करते हैं। और बच्चों, इस तरह के सभी ऑर्गन्स को, सभी स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंसरी रिसेप्टर्स। अब बच्चों, एक बात तो कंफर्म है, सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंसरी रिसेप्टर एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, पर ये कौन से एनवायरनमेंट से सिग्नल को रिसीव करते हैं उस बेसिस पर जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इनको हम जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होती है एक्सटीरोसेप्टर्स और एक होते हैं बच्चों इंटेरोसेप्टर्स। नाम से पता चल रहा है, ऐसे सेंसरी रिसेप्टर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हो, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सेंसरी रिसेप्टर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करते हो, दे आर रेफर टू एज एक्सटीरोसेप्टर्स। जैसे यहां पर हमने 5 इंपॉर्टेंट एक्सटीरोसेप्टर्स को मेंशन किया है बच्चों, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। अब जानते हैं बच्चों, ये पांचों के पांचों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ऑन द अदर हैंड, नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसे रिसेप्टर्स जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हो, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करते हो, दे आर रेफर टू एज इंटेरोसेप्टर्स। पहले तो बच्चों मैं आपको इंटेरोसेप्टर्स के कुछ एग्जांपल्स यहां पर मेंशन कर देता हूं, जैसे कि बच्चों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक में वहां पर आपने एक सब टॉपिक पढ़ा था, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें भी आपने दो नाम जरूर पढ़े होंगे बच्चों, एओर्टिक बॉडी और कैरोटिक बॉडी। जाहिर सी बात है, एओर्टिक बॉडी और कैरोटिक बॉडी दे आर वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंटेरोसेप्टर्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर
जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर H+ और CO2 की कंसंट्रेशन में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों आपने किडनी के दौरान आपने जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को स्टडी किया होगा, वो भी एक तरह का इंटेरोसेप्टर है, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें प्रेशर में अगर कोई चेंज होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। सिमिलरली बच्चों कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं, बस इतना याद रखेंगे ऐसे सेंसरी रिसेप्टर जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिसीव करते हो, डिटेक्ट करते हो, दे आर रेफर टू एज इंटेरोसेप्टर्स। अब देखिए बच्चों इस टॉपिक में हमें मेनली किसके बारे में स्टडी करना है, दैट इज एक्सटीरोसेप्टर्स। अब खास बात सुनिए बच्चों, इन एक्सटीरो रिसेप्टर्स की लिस्ट में जो शुरुआती 3 एक्सटीरोसेप्टर्स हैं, आई, ईयर और नोज, खास बात यह है ये तीनों बाहर से तो स्टिमुलस को रिसीव करते ही हैं, पर साथ ही साथ बच्चों ये डिस्टेंट प्लेसेस से यानी दूर से स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक्सटीरो रिसेप्टर्स कहलाने के साथ साथ दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज टेली रिसेप्टर्स। बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। आपने सुना होगा टेली वर्ड अगर कहीं जुड़ जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है दूर वाली स्पेस को। जैसे आपने सुना होगा बच्चों, दूर की आवाज को सुनाने वाला यंत्र टेलीफोन, दूर की चीजों को दिखाने वाला यंत्र टेलीस्कोप, तो दूर से सिग्नल को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होंगे दे विल बी रेफर्ड टू एज टेली रिसेप्टर्स। तो देखिए बच्चों हमें यहां पर डिटेल में स्टडी करना है रिगार्डिंग एक्सटीरोसेप्टर्स, उसमें भी हम मेनली 2 टेली रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज आई एंड ईयर। और आज के इस लेक्चर में जो सबसे पहला सेंस ऑर्गन हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज ह्यूमन आई। बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। आपकी एनसीईआरटी मॉड्यूल का एक एक स्टेटमेंट हम कवर करेंगे। तो आई शुरू करते हैं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन दैट इज ह्यूमन आईज। हम सभी जानते हैं बच्चों हमारे पास 2 आंखें पाई जाती हैं। एक एक वर्ड बताऊंगा, एनसीईआरटी ने भी लिखा है बच्चों पेयर्ड आईज, तो ये तो आप जानते ही हैं हमारे पास 2 आंखें होती हैं। अब खास बात सुनिए बच्चों, हमारी हर आंख जो होती है वो एक नियरली स्फेरिकल होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों मैंने कहा है हमारी जो आंखें होती हैं वो नियरली स्फेरिकल होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इसलिए बच्चों हम अपनी आईज के लिए एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज आई बॉल। तो आज के बाद आप कह सकते हैं हमारे पास 2 आईज होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं हमारे पास 2 आई बॉल प्रेजेंट होती हैं। अब जब बात प्रेजेंस की हुई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा द लोकेशन और पोजिशन ऑफ आवर आई बॉल। तो ध्यान सुनिए बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारे हेड वाले रीजन का जो बोनी फ्रेमवर्क होता है उसको हम स्कल कहते हैं। तो देखिए बच्चों आपको यहां पर स्कल का एक छोटा सा सेक्शन नजर आ रहा होगा। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हमारे स्कल में कुछ क्रेनियल बोन्स और कुछ फेशियल बोन्स से घिरकर छोटे छोटे नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाया करते हैं, सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाया करते हैं। इन सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारी आई बॉल सिचुएटेड होती है। और बच्चों ये जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हमारी स्कल में बन चुके हैं इन्हें नाम दिया जाता है आई ऑर्बिट। तो बस इतना याद रखेंगे, हमारे पास 2 आईज होती हैं, हर आंख एक नियरली स्फेरिकल होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आई बॉल। और हमारी दोनों आई बॉल हमारे स्कल के अंदर कुछ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि सॉकेट लाइक बोनी ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर आई बॉल सिचुएटेड होती है। तो एक काम करते हैं, आई बॉल की पोजीशन के लिए एनसीईआरटी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा बच्चों। एनसीईआरटी लिखती है our paired eyes are located in the sockets of the skull known as eye orbits। चलिए बच्चों अब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें स्टडी करना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल एंड इट्स फिजियोलॉजी, दैट इज इट्स वर्किंग मैकेनिज्म। और उसको हम स्टडी करें बच्चों उससे पहले हमारी आई बॉल के बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज हम पढ़ेंगे सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू आई बॉल। पर उससे पहले मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं बच्चों, हमारी आई बॉल की लोकेशन आई ऑर्बिट के अंदर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है कि हमारी आई बॉल का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट ऑफ द आई बॉल वो अनएक्सपोज्ड होता है। जाहिर सी बात है बच्चों, इस आई बॉल का जो मैक्सिमम पोर्शन वो पीछे की तरफ छिप जाया करता है, या फिर हम कह सकते हैं आई बॉल का बहुत ही कम पार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 20% पार्ट वही आपको बाहर से विजुअलाइज होता है, यानी हम कह सकते हैं इसका बहुत कम पार्ट होता है जो कि एक्सपोज्ड पोर्शन होता है। चलिए बच्चों अब आई बॉल का स्ट्रक्चर पढ़ें उससे पहले यहां पर हम स्टडी करने जा रहे हैं सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई बॉल। और देखिए बच्चों उसमें पहला कंपोनेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आईलिड्स, जिनको पैल्पेब्री भी कहा जाता है, आम भाषा में इनको कहा जाता है बच्चों पलक। अब ध्यान सुनिए बच्चों, हमने देखा हमारी आई बॉल का
जो 20% पार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली वो बाहर की तरफ होता है, यानी एक्सपोज्ड होता है। तो उस एक्सपोज्ड पोर्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक्चुअली क्या होता है, हमारी आईबॉल के एक्सपोज्ड पोर्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए आईबॉल के बाहर की तरफ दो मस्कुलर लिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं आईलिड्स, या फिर इनको पैल्पेब्री भी कहा जाता है। आप जानते हैं बच्चों, लोकेशन के हिसाब से इनको हम दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसी आईलिड जो कि ऊपर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं अपर आईलिड, और ऐसी आईलिड जो कि नीचे की तरफ होती है उसे हम कहते हैं लोअर आईलिड। और बच्चों, इन आईलिड्स के एंटीरियर पार्ट पर जो छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं उन्हें नाम दिया जाता है आई लैशेस। बस इतना याद रखेंगे, हम आईबॉल की कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स को यहां पर स्टडी करना है। आपको इतना याद रखना है, हमारी आईबॉल के बाहर की तरफ दो मस्कुलर लिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आईलिड्स, और इन आईलिड्स का फंक्शन होता है आईबॉल के एक्सपोज्ड पोर्शन को कवर करना। अब बच्चों एक और खास बात सुनिए, क्या होता है, एक और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या फिर प्लीका सेमिलरिस, या फिर बच्चों इसको कभी कभी थर्ड आईलिड भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है नॉर्मली तो ये आईबॉल के बाहर की तरफ किसी एक पर्टिकुलर साइट पर कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, लेकिन कुछ एनिमल्स में ये फंक्शनल होती है और जरूरत पड़ने पर ये आईबॉल के एक्सपोज पार्ट को कुछ इस तरह से कवर कर सकती है। आपने देखा बच्चों, अपर आईलिड ऊपर से नीचे की तरफ कवर करेगी, लोअर आईलिड नीचे से ऊपर की तरफ करेगी, लेकिन कुछ एनिमल्स में एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं जो कि आईबॉल को जरूरत पड़ने पर इस तरह से कवर करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। बच्चों, इसे नाम दिया जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या फिर प्लीका सेमिलरिस, या फिर इसको आम भाषा में थर्ड आईलिड भी कहा जाता है। जैसे बच्चों आप यहां पर डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम इस बर्ड की बात करें, आप देख सकते हैं नॉर्मली तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर साइट पर कंस्ट्रिक्टेड वे में प्रेजेंट होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वही ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आईबॉल के एक्सपोज पोर्शन को कुछ इस तरह से कवर कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी बच्चों वो ये है, ह्यूमंस के केस में जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। जैसे जो आपने देखा होगा हमारी आईबॉल में बाहर की तरफ यहां पर वो ट्रांसपेरेंट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमेशा एक कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, हमारे पास दो आंखें हैं, हम आंखों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं आईबॉल। हमारी आईबॉल की लोकेशन मैंने आपको बता दी हमारे स्कल में, और बार बार हम इसलिए बोलेंगे ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही सारी चीजें याद हो जाए। आप कनेक्टेड रहे बच्चों, हमारी आईबॉल हमारे स्कल रीजन में कुछ बोनी सॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी आई ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होती है। आईबॉल का बहुत कम पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 20% पार्ट ही एक्सपोज्ड होता है, और उस एक्सपोज पार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए पहला स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा बच्चों दैट इज आईलिड्स और पैल्पेब्री। खास बात यह है, जो थर्ड आईलिड होती है, जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो प्लीका सेमिलरिस होती है, वो ह्यूमंस के केस में एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। चलिए बच्चों, एसेसरी स्ट्रक्चर्स की सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए सेकंड स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्लैंड्स रिलेटेड टू द आईबॉल। बच्चों आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखेंगे, हमारी आईबॉल के बाहर की तरफ कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लैक्राइमल ग्लैंड्स जो कि टीयर्स का प्रोडक्शन करती हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बच्चों मीबॉमिंग ग्लैंड होती हैं, जीज ग्लैंड होती हैं। बस इतना याद रखेंगे, हमारी आईबॉल के बाहर की तरफ कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और जाहिर सी बात है बच्चों बस इतना याद रखेंगे, इन ग्लैंड्स का जो भी सिक्रेटरी फ्लूइड होता है उस सिक्रेटरी फ्लूइड का एक कॉमन फंक्शन होता है, हमारी आईबॉल का जो एक्सपोज्ड पोर्शन है उसको लुब्रिकेशन करना, उसको मॉइस्चराइज करना। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, ग्लैंड्स का फंक्शन है टू लुब्रिकेट एंड मॉइस्चराइज द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द आईबॉल। चलिए बच्चों, आईबॉल के एसेसरी स्ट्रक्चर्स में कंटिन्यू करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। ध्यान सुनो बच्चों, ऑक्यूलर वर्ड रिलेट करता है आईज को, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर की तरफ। हम देखेंगे बच्चों, हमारी आईबॉल में अंदर की तरफ भी कुछ मसल्स पाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एसेसरी और एडिशनल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन आईबॉल। तो बस इतना याद रखें, हमारी आईबॉल के बाहर की तरफ भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। और इतना याद रखें बच्चों, इन सभी मसल्स का फंक्शन बस इतना होता है ताकि हमारी आईबॉल आई ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट शो कर सके। अब देखिए बच्चों, मैं आपको उन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की पोजीशंस, उनके नॉमेनक्लेचर को बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले मैं चाहूंगा इस डायग्राम को आप जरूर समझें। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों,
अभी आप जो हैं मान लेते हैं आप मुझे विजुअलाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं द एंटीरियर व्यू। एक बार फिर से समझे बच्चों, आप मुझे सामने से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो मेरी लेफ्ट आई है वो आपको डायग्राम में राइट साइड में नजर आ रही है, और जो मेरी राइट आई है वो आपको डायग्राम में लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं दोनों आई बॉल्स की बात करूं, हम बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, आप कनेक्टेड रहे बच्चों, मैं दोनों आई बॉल्स की बात करूंगा तो इन आई बॉल का जो ईयर की तरफ वाला पोर्शन है उसे आप कह सकते हैं लेटरल साइड, जबकि इन दोनों आई बॉल का जो नोज की तरफ यानी सेंट्रल साइड पर जो पोर्शन है उसे आप कह सकते हैं मीडियल साइड। और जाहिर सी बात बच्चों, ऊपर वाले को हम कहेंगे सुपीरियर, नीचे वाले को हम कहेंगे इंफीरियर। आप देख सकते हैं इस आई बॉल में ये लेटरल साइड है जबकि ये मीडियल साइड है। अगर इस आई बॉल की बात करें तो ये मीडियल साइड और ये लेटरल साइड है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, मैं आपको अलग से दिखाने जा रहा हूं द एंटीरियर व्यू ऑफ द राइट आई। देखिए बच्चों, मेरी राइट आई ये है तो आपको ये वाली राइट आई नजर आ रही है, तो हमने क्या किया है, इसी डायग्राम को हमने अलग से यहां पर रिप्रेजेंट किया। मैंने इसके नीचे लिखा है बच्चों, दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द राइट आई। तो जाहिर सी बात है राइट आई पढ़ रहे हैं तो इधर होगा लेटरल साइड, बहुत इतना सुने, ये होगा लेटरल साइड या फिर एक्सटर्नल साइड, जबकि अंदर की तरफ ये होगा मीडियल साइड या फिर इंटरनल साइड, ये होगा सुपीरियर साइड और ये होगा इंफीरियर साइड। अब ध्यान सुनो बच्चों, हमारी हर आई बॉल से बाहर की तरफ 6 मसल्स अटैच होती हैं, और खास बात है बच्चों, इन 6 मसल्स में से जो 4 मसल्स होती हैं वो तो स्ट्रेट नेचर की होती हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया जाता है रेक्टस मसल। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, हमारी हर आई बॉल से बाहर की तरफ 6 मसल्स अटैच होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। इनमें से 4 मसल तो स्ट्रेट होती है जिन्हें हम कहते हैं रेक्टस मसल, और 2 मसल्स तिरछी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑब्लिक मसल। अब जाहिर सी बात बच्चों, लोकेशन के हिसाब से आप उनका नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर पाएंगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ध्यान से देखिए बच्चों, लेटरल साइड पर ये जो स्ट्रेट मसल है इसे आप कह सकते हैं लेटरल रेक्टस मसल, वेरी इजी, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेक्टस। मीडियल साइड पर जो स्ट्रेट मसल है इसे हम कह सकते हैं मीडियल रेक्टस या फिर इंटरनल रेक्टस। ऊपर की तरफ जो स्ट्रेट मसल है सुपीरियर रेक्टस, नीचे की तरफ जो स्ट्रेट मसल है इंफीरियर रेक्टस। और देखिए बच्चों, ऊपर की तरफ एक तिरछी मसल होती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, जबकि नीचे की तरफ जो तिरछी मसल होती है उसे हम कहते हैं इंफीरियर ऑब्लिक। एक बार फिर से समझे बच्चों, हमारे पास 2 आई बॉल हैं, लोकेशन हम पढ़ चुके हैं, स्कल के अंदर कुछ बोनी सॉकेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आई ऑर्बिट्स। आप कोशिश करें ये टॉपिक आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाए। फिर बच्चों यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं द एसेसरी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई बॉल। हम पढ़ चुके हैं आईलिड्स के बारे में, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमंस के केस में वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होती है। फिर हम ग्लैंड्स की बात कर चुके हैं जो लुब्रिकेशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अब थर्ड हम स्टडी कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। तो हर आई बॉल से बाहर की तरफ 6 मसल्स एसोसिएटेड होती हैं, 4 तो रेक्टस होती हैं और 2 ऑब्लिक होती हैं। और जाहिर सी बात बच्चों, इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर ही आई ऑर्बिट के अंदर हमारी आई बॉल का मूवमेंट डिपेंड करता है। वैसे बच्चों, किस मसल की वजह से किस तरह से आई बॉल का मूवमेंट होता है एक बार मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये पार्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस आप सुन लें बच्चों। नाम से पता चल रहा है जब लेटरल रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बॉल का मूवमेंट लेटरल साइड होगा, यानी हम कह सकते हैं आई बॉल का मूवमेंट नोज से ईयर की तरफ होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, लेटरल रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई बॉल का मूवमेंट लेटरल साइड होता है, एक्सटर्नल साइड होता है, यानी हम कह सकते हैं नोज से ईयर की तरफ होगा। जस्ट ऑपोजिट, जब मीडियम रेक्टस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बॉल का मूवमेंट सेंटर की तरफ होगा, यानी मीडियल साइड होगा, यानी आप कह सकते हैं ईयर से नोज की तरफ होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, लेटरल रेक्टस की वजह से आई का मूवमेंट जो है वो लेटरल साइड पर होता है, जबकि मीडियम रेक्टस की वजह से आई बॉल का मूवमेंट मीडियल साइड पर होता है। अब और सुनो बच्चों, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक के साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन से आई बॉल का मूवमेंट अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, जबकि इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक की वजह से आई बॉल का मूवमेंट डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ होता है। और खास बात यह है, इन सभी 6 की 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आई बॉल आई ऑर्बिट के अंदर इस तरह से रोटेट कर सकती है। बस आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, हर आई बॉल से बाहर की तरफ 6 स्केलेटल मसल्स जुड़ी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। अब इंपॉर्टेंट चीज ये समझे बच्चों, इन 6 की 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करती है 3 पेयर क्रेनियल नर्व्स। याद कीजिए बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में
आपने क्रेनियल नर्व्स में 3 पेयर क्रेनियल नर्व्स को मूवमेंट ऑफ आईबॉल के साथ रिलेट किया था। आपको याद होगा बच्चों, 3rd नंबर वाली ओक्यूलोमोटर, 4th नंबर वाली ट्रोक्लियर और 6th नंबर वाली एब्ड्यूसेंस। याद कीजिए बच्चों, इन तीनों क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन था मूवमेंट ऑफ आईबॉल। देखिए में क्या होता है, ये तीनों पेयर क्रेनियल नर्व्स मिलकर इन सभी 6 एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करती हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज 3 पेयर क्रेनियल नर्व्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ आईबॉल विद इन द आई ऑर्बिट। अब हमें ये याद रखना है कौन सी क्रेनियल नर्व इन 6 में से किस मसल को सप्लाई करती है। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक हमने बनाया। आप इतना याद रखेंगे बच्चों, 3 4 6 ऑल सोलर। आई रिपीट बच्चों, 3 4 6 ऑल सोलर। जैसे कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, एब्ड्यूसेंस LR, तो लेटरल रेक्टस, यानी जो 6th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है वो लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है। सिमिलरली जो 4th नंबर वाली होती है वो सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है। और इन दोनों मसल को छोड़कर जो बाकी की 4 होती हैं, यानी कि ऑल द मसल्स एक्सेप्ट दीज 2 आर सप्लाइड बाय द 3rd पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, दैट इज ओक्यूलोमोटर। तो बस इतना याद रखना है, हर आईबॉल से बाहर की तरफ 6 मसल्स अटैच्ड होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल, जिसमें से 4 रेक्टस होती है, 2 ऑब्लिक होती है, और इन 6 की 6 मसल्स को सप्लाई करती हैं 3 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, दैट इज 3 4 6, 3 4 6 ऑल सोलर। बच्चों इसी के साथ मैं आपको यहां पर आई से रिलेटेड एक डिसऑर्डर बताना चाहूंगा। अगर मान लेते हैं किसी की इन तीनों में से किसी भी क्रेनियल नर्व में अगर कोई डैमेज होता है, या फिर बच्चों इन 6 मसल्स में अगर कोई डैमेज होता है, हो सकता है किसी मसल की लेंथ जरूरत से ज्यादा हो या फिर किसी मसल की लेंथ जरूरत से कम हो। कहने का मतलब है आईबॉल के मूवमेंट को अफेक्ट करने वाली इन सभी मसल्स में या फिर इन क्रेनियल नर्व्स में अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो वो इंसान अपने आईबॉल के मूवमेंट को विद इन द आई ऑर्बिट प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पाएगा। हो सकता है आईबॉल किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में जाकर अटक सकती है। यानी बच्चों आम भाषा में इस बीमारी को नाम दिया जाता है भेंगापन। आपने सुना होगा बच्चों, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। बच्चों इसको स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है, इसको स्क्विंट आइज कहा जाता है। तो यहां पर हमने